तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टीचिंग का जो सबसे सर्वोच्च स्तर है, चिंतन स्तर, विचारात्मक स्तर, ठीक है, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये हंट शिक्षण मॉडल भी कहा जाता है। हॉन्ट शिक्षण मॉडल भी इसको कहा जाता है। तो मैं शेयर करके अपना स्क्रीन और आपसे बात कर रहा हूं। मैं शेयर करके बात कर रहा हूं तो आप, ओहो, ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? एक मिनट। बस, हाँ, हो गया, चलिए। तो क्या, चिंतन स्तर, ठीक है, चिंतन स्तर लिखिए। चिंतन, चिंतन ऐसा ही ना, चिंतन, या ये यहाँ भी हो, चिंतन स्तर, चिंतन स्तर, या इसको रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं आप। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये हेडिंग का नाम लिख दीजिए। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, चिंतन स्तर, शिक्षण का चिंतन स्तर में क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले जो है ना, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स में, छात्रों में चिंतन, तर्क, कल्पना, कल्पना आदि शक्ति का, आदि शक्ति का विकास करना होता है। यानी इस शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों में चिंतन करने की क्षमता, रीजनिंग करने का क्षमता, कल्पना, इमेजिनेशन करने की क्षमता, ये जो पावर है उसको डेवलप करना किया जाए। और परिकल्पना निर्माण में सहायता, यानी शोध में परिकल्पना आप जानते ही हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करना हो, जहां पर जहां पर हाइपोथेसिस डेवलप करना हो वहां पर ये रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग दी जाती है। समस्या केंद्रित होता है, ये समस्या केंद्रित, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, समस्या केंद्रित होता है, समालोचनात्मक होता है। यानी यहां पर किसी का इवेल्युएशन करना हो, किसी का क्रिटिसिज्म करना हो, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए, इन सारी उद्देश्यों के लिए हम करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग। बात आ रही है समझ में? रिफ्लेक्ट यानी कि चिंतन स्तर के शिक्षण का उद्देश्य होता है छात्रों में चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति का विकास करना, ताकि वो परिकल्पना कर सके। और जब वो परिकल्पना कर सकते हैं तभी तो शोध करेंगे। तो यह एक समस्या केंद्रित शिक्षण व्यवस्था होती है, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसमें हम आलोचना करते हैं, किसी का इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग है वो पूरी हो चुकी हो। अब आप रिसर्च करने के लिए कह दीजिए जो फिफ्थ सिक्स्थ में है उनसे, जो 10th में है उनसे कहिए कि रिसर्च करना है, रिसर्च पेपर लिखना है, तो संभव नहीं है, वो रिसर्च पेपर नहीं लिख पाएंगे। रिसर्च पेपर लिखने के लिए ये जरूरी है कि आपको मेथोडोलॉजी आनी चाहिए, ये जरूरी है कि आपको डिस्क्रिप्शन देने आना चाहिए, ये जरूरी है कि आपके पास परिकल्पना होनी चाहिए। यानी कि चिंतन स्तर की शिक्षण में ही ये सब संभव है
ना कि आप मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल में कर सकते हैं। और एक बात बताएं, ये सारे उद्देश्य तो एक जग साइड है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। नवीन ज्ञान यानी न्यू नॉलेज डेवलप करना, न्यू नॉलेज डेवलपमेंट, न्यू नॉलेज डेवलपमेंट, नवीन ज्ञान की प्राप्ति। नवीन ज्ञान जो शिक्षण का मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है लर्निंग का और पठन पाठन का, और एक तरह से शोध का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है ना, नवीन ज्ञान की उत्पत्ति करना। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में आता है। और एक बात और स्टार बनाकर लिखिए, ये शिक्षण का सबसे सर्वोच्च स्तर होता है। शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर, शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर होता है ये इतनी बातें नोट करिए। तो एक तरह से जो आप रिसर्च में करते हैं, मास्टर में करते हैं, वही है रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग। इसके लिए जरूरी है कि मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग हो जाए। थोड़ा सा और देखिए इसके उद्देश्य, कुछ और बातें मैं आपसे करना चाहता हूं रिफ्लेक्टिव लेवल की चीजों में। यहां पर जरा हमें एक बात बताइए कि एक है छात्र और एक है टीचर, स्टूडेंट टीचर। एक्टिव कौन है? छात्र एक्टिव है कि छात्र एक्टिव है कि शिक्षक एक्टिव है? सर स्टूडेंट एक्टिव है। जी, यहाँ पर स्टूडेंट को ज्यादा एक्टिव है। और ये क्या है, इनका काम क्या है पता है? टॉर्च बियरर, सहयोग करना या मार्ग दिखाना। सर एज अ गाइड काम करते हैं। जी, मार्गदर्शक, यस, पर्यवेक्षक, ठीक है ना? ऐसे ही पर्यवेक्षक ऐसे ही लिखेंगे ना? विवेक बताइए, आदित्य जी बताइए तो पर्यवेक्षक कैसे? सर यह छूटा हुआ है। कहाँ? अच्छा, ये नहीं यह छूटा हुआ है सर। कहाँ पर? के बाद यह पर्यवेक्षक। अच्छा, हाँ, सर यह के हाँ, ऊपर ये हटा देना। रेप भी यह के ऊपर ही है। यह के ऊपर रेप होगा सर। एक मिनट। एक दो चार शब्द सुने होंगे आप लोग। एक सुने होंगे गाइड, सुने होंगे। एक सुने होंगे सुपरवाइजर, एक सुने होंगे आप और क्या सुने होंगे? गाइड, सुपरवाइजर एंड मेंटर। मेंटर सुने हैं? मेंटर भी सुने होंगे। और क्या सुने हैं? ऐसे ही एक दो शब्द और प्रयोग होता है। यानी कि ये सारे शब्द टीचर के लिए यूज होता है। यहाँ पर ये जो शब्द है गाइड, सुपरवाइजर, निदेशक, पर्यवेक्षक, ठीक है, ये सारे शब्द यूज होते हैं। तो इनका काम क्या है? इनका काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना इनका काम है। यानी कि शोध में आपको रास्ता दिखाना है, आपके परिकल्पना निर्माण में सहायता, ठीक है, परिकल्पना निर्माण में सहायता कराते हैं ये सारे लोग। सारे लोग मतलब उन्हीं के लिए ये है। एक बात और लिखिए, ये सब नोट करते जाइए अगर आपको अच्छा लगे तो।
एक समस्या केंद्रित होता है, मैं बताया ना समस्या केंद्रित होता है, समस्या समाधान करता है। एक्चुअली समस्या समाधान समाधान के लिए ये कराया जाता है। यानी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम इस तरह के रिसर्च में। तो अब एक बात बताइए, जब बात यहां तक आ गई तो इसका मूल्यांकन जरा बताइए तो कैसे किया जाएगा? किसी बच्चे का मूल्यांकन अगर कोई रिफ्लेक्टिव लेवल में है तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? किस तरह के सवाल देंगे उसको? निबंधात्मक सवाल देंगे कि नहीं? निबंधात्मक निबंधात्मक सवाल देंगे, उस समस्या समाधान करने के लिए देंगे। रियल लाइफ सिचुएशन रिलेटेड, Yes. रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। हाँ, शोध पत्र लेखन यानी कि रिसर्च राइटिंग, केस स्टडी, ये सब तरीका है। थीसिस यानी रिपोर्ट राइटिंग करा देंगे, डिजर्टेशन थीसिस लिखवाते हैं, ये सब क्या है? इवैल्यूएशन ही तो है। एक बात अब मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा। 5 साल 4 साल रिसर्च करने के बाद जो आप थीसिस देते हैं, अच्छा ये कौन है? ये माइक खोल के, किरण, ए किरण, नौटंकीबाजी करना हो ना तो छोड़ दो। सर मेरा माइक तो बंद है सर। किरण पटेल, सर खुल गया, सर बंद कर दी। अच्छा बोतल का ढक्कन है क्या कि खुल गया है? तुम्हारा माइक इतना देर से खुला है, हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, बंद करो। अब ध्यान रखो यहीं पर, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, जरूरी थोड़े है कि पढ़ोगी ही। समस्या समाधान के लिए ये जरूरी है, शोध पत्र लेखन आदि। वही मैं डिस्टर्ब हो रहा था, माइक बार बार कान में ये हो रहा है, शायद आप लोग को नहीं डिस्टरबेंस होता हो। हम बोलते हैं ना तो कान में बहुत ज्यादा आवाज आती है, अगर आपके तरफ से कोई माइक खुल गया तो आप बोल नहीं रहे हैं, मतलब माइक खोल के छोड़ दिए हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आप समझिए इस बात को, इसलिए आप सुनिश्चित करिए कि मेरा वीडियो ऑन है और माइक ऑफ है, ये सुनिश्चित करना आप ही का काम है। तो ऐसे हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है? ये हम मूल्यांकन करते हैं। आइए गुण और दोष देखते हैं जरा, आप सब इसमें शामिल होइए गुण दोष में। गुण दोष यानी कि गुण और लिमिटेशन। पहला गुण, गुण के बारे में बात करते हैं, मेरिट के बारे में बात करते हैं। मेरिट के बारे में बात करते हैं तो नवीन ज्ञान, न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज प्रोड्यूस करता है। और दूसरा, समस्या का समाधान देता है। रियल नॉलेज है ये, रियल नॉलेज यही है, शोध करता है ये, इस टीचिंग में शोध, रिसर्च है ये। रिसर्च है ये। उसके बाद चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति का विस्तार देता है। आपको समाज के लिए इस पढ़ाई है ये व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं पढ़ता है, ये समाज के लिए है। ये कहिए कि वो सब समाज के लिए नहीं है, देखिए उन दोनों में व्यक्तिगत विकास ज्यादा है वनस्पत सामाजिक विकास के, क्योंकि आप चीजें रट रहे हैं तो क्या समाज का विकास कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं तो कौन सा विकास कर रहे हैं? लेकिन हाँ, नया ज्ञान जब उत्पन्न कर रहे हैं, नए ज्ञान की खोज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जा रहे हैं। इसलिए यह समाज के लिए बेहद जरूरी है। ये सब इसके क्या हुए? गुण हुए। ये सब इसके मेरिट हुए, और भी मेरिट हो सकते हैं, जैसे और क्या मेरिट हो सकता है इसका, बताएं जरा और आप लोग।
ये शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है सर। हाँ वो तो मैं कर दिया, वो तो सर्वोच्चम स्तर है ही, ये मेरिट में बताएं वो तो मैं बता चुका हूँ। रियल नॉलेज देता है, शोध के काम, ओपन एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ओपन, हाँ ओपन एंड, बहुत बढ़िया, ओपन एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग को बढ़ावा देता है। ये ओपन एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग को ये बढ़ावा देता है। और कोई दिमाग में आ रहा है अभी? लर्नर सेंटर्ड होगा। लर्नर सेंटर्ड है, बहुत बढ़िया, यानी शिक्षार्थी केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है। और कोई सोचिए, गुत्थम गुत्थी झोंटा झोटी दिमाग पर करिए, ये सब बच्चियां लड़कियां झोटा झोटी करो अपने आप से। झोटा झोटी मतलब अपने दिमाग में ही एक झोटा पकड़ो, फिर दिमाग के पकड़ो और करो कि और क्या हो सकता है इसके लाभ। क्रिएटिव स्किल डेवलप, क्रिएटिव स्किल, स्किल एंड क्रिएटिविटी डेवलप करता है, स्किल एंड क्रिएटिविटी डेवलप करता है, स्किल एंड क्रिएटिविटी। और कोई? विचारात्मक मूल्यांकन। तो ये लाभ में बताइए, वो तो मूल्यांकन हो गया। और कुछ? मासूदा अगर बोलना है तो बोलो, माइक ऑफ कर दो, नहीं तो। सर विचारशील स्तर को, हाँ हाँ वो तो मतलब उसको मतलब बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें हो गई। चलिए माइक बंद करिए, आगे बढ़ते हैं। हो गई, ये सारे इसके गुण है, ये सब इसके गुण हैं और ये बेहद जरूरी है। चलिए अब इसका लिमिटेशन जरा हम देखते हैं, लिमिटेशन क्या क्या है इसके। इसका लिमिटेशन क्या, किस रूप में दिखाया जा सकता है? लिमिटेशन, लिमिटेशंस बताएं। पहला कि टाइम, जूनियर क्लासेस के लिए उपयोगी नहीं, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं, उनसे क्या रिसर्च कराइएगा? टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकन है और खर्चीला है। रिसर्च देखिए ना कितना खर्चीला है, रिसर्च कितना खर्चीला होता है भाई। इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है, सहनशीलता की आवश्यकता होती है और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। खर्च बहुत है, ठीक है ना, शोध में आप देखेंगे खर्च कितना है। आजकल तो विद्यार्थियों को फेलोशिप भी मिल रहा है, बहुत अच्छा खासा, मतलब जॉब में जितनी सैलरी है आपको टीचर वगैरह की प्राइमरी लेवल पर, उतना फेलोशिप के रूप में सरकार रिसर्च करने के लिए देती है। ये अलग बात है कि आप फेलोशिप लेकर के क्या करिए, मोटी चक्का वाली गाड़ी खरीद करके और पीछे किसी को बैठा करके घुमाइए, लहरिया कट काटिए यूनिवर्सिटी कैंपस में, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर वास्तव में शोध करना चाहते हैं तो काम बहुत है, पेपर लिखिए, किताबें लिखिए। खैर, तो खर्चीला है ये, खर्चीला है ये, ठीक है ना, खर्चीला है। सर एक बार लाभ जरा बता दीजिएगा प्लीज। बता दिए हैं, मैं फैक्चुअल सब्जेक्ट के लिए उपयोगी नहीं, एक बार फिर से सर। ऐसा क्यों, फिर से क्यों बताएं? सर लिखी नहीं, बस सुन रही थी। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो यूट्यूब पर हम डाल देंगे। यही तो बात है कि आप सुन रही थी ना, तो उसमें सुन लीजिए। अब हम पीछे करें, अब फिर से थोड़ा सा दिक्कत है। वीडियो पे जाएगा, देख लीजिएगा। फैक्चुअल के लिए नहीं है ये, फैक्ट के लिए नहीं है। और बताइए। सर मंद बुद्धि बालकों के लिए भी नहीं है। मंद बुद्धि के लिए भी नहीं है, यानी शार्प माइंडेड वालों के लिए है ये। अगला, टाइम टेकन, समझ रहे हैं ना, रिसर्च में कितना समय लग जाता है। और समयावधि की अधिकता। खर्चीली, मंदबुद्धि के लिए टाइम टेकन, वही बोला हूँ। सर ज्यादा रिसोर्स ज्यादा लगते, ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होती है रिसर्च के लिए।
डिपेंडेंसी है। जैसे एक शोध में, जैसे आप शोध कर रहे हैं तो शोध में आपका रिसर्चर है, रिसर्चर के गाइड है, गाइड के बाद लैब है, फील्ड में जाना पड़ेगा, कई लोगों से डेटा लेना पड़ेगा। यानी एक तरह से कहें तो ये क्या है, बहुत लोगों पर डिपेंड हम इसमें रह रहे हैं। इंडिपेंडेंट मतलब सोचने समझने वाली तो है, बट डिपेंडेंसी भी एक लेवल पर है। अब मान लीजिए कि आप किसी प्योर साइंस में कर रहे हैं तो उसके लिए लैब चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, टूल्स चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके थोड़ा सा लिमिटेशंस में आएगा, दोष में आएगा। दोष कह रहा हूं तो सीमाओं में आएगा। दीज आर द, हाँ ओपन एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग को बढ़ावा देता है, मतलब ये विचारों के लिए है। हाँ बिल्कुल। और ये जो है ना, ये आपको गुण में आएगा, तो ये नोट कर लीजिए ये इतना। गुण में है। और अभी जो आप बताए डिपेंडेंट है, ये किस माध्यम से, मतलब इस वो मतलब इसलिए कि आप वर्क या बहुत सारे लोगों पे निर्भर रहना बहुत पड़ता है, अलग अलग सारे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, डेटा पर निर्भर रहना पड़ता है। ये डिपेंडेंसी का मतलब है। इसके लिमिटेशन में ये भी आ सकता है कि बहुत सारे नियम कायदे, मतलब बोझिल इस तरह का मेथड के लिखिए, मेथड होता फिक्स मेथड है, लिखिए मेथड्स, नीड मेथड। इसके लिए एक मेथड की जरूरत होती है, जैसे मन वैसे नहीं कर लीजिएगा। इसके लिए एक तरीका चाहिए, नीड रिस्ट्रिक्ट मेथड, फॉलो रिस्ट्रिक्ट मेथड कह लीजिए, फॉलो अ मेथड। सब्जेक्टिविटी पर ज्यादा जोर है सर, विषय निष्ठता पर। विषय निष्ठता, हाँ इसमें सब्जेक्टिविटी भी लेकिन शोध है अजीत जी, ये सब्जेक्टिविटी नहीं, ऑब्जेक्टिविटी लाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिविटी तो दोष गुण में मत लिखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव नेचर इसमें लाना पड़ता है। कोई आप शोध करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी लाना पड़ेगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि संभावना है कि इसमें चीजें सब्जेक्टिव हो जाती है। माने अगर दोष में कहा जाए तो लिटरेचर के जैसे सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट सोशल साइंस के है, चाहे जो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि रिसर्च जो होता है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, तो मूल स्वभाव में इसको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। हालांकि इसमें एक दोष के रूप में ये देख सकते हैं कि संभावना है कि यह अब सब्जेक्टिव हो जाए, लेकिन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी शोध का, ये करिएगा। तो चलिए, ये हो गया आपको रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं ऐसे ही मौखिक रूप में, आप जो है बताइएगा। पहला कह रहा है कि बोध स्तर का पाठ्यक्रम व्याख्यात्मक होता है, ये बात सही है या गलत? यानी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का चीजें हैं, जो सिलेबस है, वो व्याख्यात्मक होता है। इज इट राइट और रॉन्ग? सही है सर। सर राइट है। राइट है। राइट सर। कोई अगेंस्ट में? कोई सर इसके इसका उलट? ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, किसका? ये जो आप पूछ रहे हो कि व्याख्यात्मक होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है इसमें। मैं समझा नहीं, क्या पूछना चाहती हैं? मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको ट्रू और फॉल्स करना है। ऑब्जेक्टिव भी होता है। चलिए, बोध स्तर का पाठ्यक्रम व्याख्यात्मक होता है। चलिए, चिंतन स्तर पर पाठ्यवस्तु तथ्यात्मक होता है, सही या गलत? चिंतन स्तर पर पाठ्यवस्तु तथ्यात्मक होता है, सही या गलत? सही है सर। चिंतन स्तर पर पाठ्यक्रम तथ्यात्मक होता है। सर ये गलत है। तथ्यात्मक नहीं होता है सर, फैक्चुअल तो नहीं होता है ना। तो ये गलत है। देखिए, ऐसे भी सवाल पूछते हैं, टिक करना हो, 4 दे देगा, आपको सही लगाना, सही गलत करना है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? तो मतलब चिंतन स्तर पर पाठ्यक्रम तथ्यात्मक नहीं होता है। चलिए अगला,
स्मृति स्तर पर कक्षा का वातावरण निष्क्रिय नहीं होता है। स्मृति स्तर पर कक्षा का वातावरण निष्क्रिय नहीं होता है। गलत है सर। सही है। निष्क्रिय नहीं होता है। सही है सही है सही है सर। सही है। सही है, उसमें बच्चे एक्टिव तो रहते ही हैं। एक्टिव है। रहते हैं, आत्मक रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट बोध स्तर पर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर कक्षा का वातावरण आलोचनात्मक होता है। बोध स्तर पर कक्षा का वातावरण होता है। आलोचनात्मक होता है। होता है सर। गलत है। गलत है। हाँ सही है। सही है। सही है सही है। गलत अमरजीत क्या बोलना चाह रहे हैं? सही है सर, आलोचना वगैरह होता है। सही है, ये तो सही बात है, आलोचना तो होता ही है जब बोध स्तर पर है। अच्छा आदित्य कुमार, आप वीडियो क्यों ऑफ किए हैं? आदित्य आप वीडियो क्यों ऑफ किए हैं? हम सर वो पीडी जो आपने भेजा था पेज वही देख रहे नहीं मैं वो सब अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी अच्छा, आप सुन, मैं अभी मेरी बात सुनिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। संध्या वीडियो ऑन, प्रिया वीडियो ऑन। मतलब अगर मैं यही कहूँ कि वीडियो ऑन तो फिर हो गया बात। नहीं सर वो मैं देखने लगा, मैंने सोचा मेरा वीडियो ऑन है तो अच्छा नहीं, सुनिश्चित देखिए एक बात और, वीडियो आप लोग ऑफ रखते हैं तो मेरे दिल में चोट लगता है, मैं बुरा मानता हूँ। मुझे बहुत इस पे मैं विशेष ध्यान रखता हूँ कि हाँ, वीडियो में विशेष ना हो। एकदम मैं 2 ही बच्चे को पढ़ाऊंगा, बट जिनका वीडियो ऑफ रहेगा ये मेरे लिए मतलब कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो ऑफ करके सब जानता हूं कि कौन क्या करता है और इस क्लास का जो सीरियसनेस है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज वीडियो ऑन रखिए। चलिए और बताइए, बोध स्तर पर कक्षा का वातावरण आलोचनात्मक होता है, ये बात सही है। कभी ऐसे ही सवाल पूछते हैं, 4 ऑप्शंस देंगे, कहेंगे कि इनमें से कौन कौन से सच है। चलिए और कुछ बताएं, सॉरी और कुछ सवाल मैं से बोल रहा हूं। जानते हैं इसको क्यों नहीं भेजा? इसको इसलिए नहीं भेजा कि मैं पढ़ाते समय मैं इस पे टिक कर दिया था, मैंने सही गलत मैं लगा दिया था, तो अब मैं भेजता तो आपको आंसर भी मिल जाता, तो इसलिए इस मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। चलिए अगला, एक बात बताइए कि स्मृति स्तर के जो शिक्षण है, यानी कि जो मेमोरी लेवल का शिक्षण है, वो ये बताइए कि क्या मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करता है कि नहीं करता है? करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण मानसिक स्तर का मतलब मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करता है कि नहीं? नहीं करता। करता है सर। करता उसका उद्देश्य वही है। करते हैं। कल लिखवाया हूं, कॉपी देखिए। यानी कि आईक्यू लेवल का मूल्यांकन ऐसा है क्या? नहीं प्रशिक्षण, यानी मैं बताया था ना कि बुद्धि से सह संबंध डायरेक्टली नहीं है, बट मानसिक पक्षों का विकास में सहायक होता है। कल लिखवाया हूं ना मेंटल। हाँ बिल्कुल। चलिए, स्मृति स्तर के शिक्षण में तथ्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, सही है या गलत? सही है सर। स्मृति, सुनिएगा, सबसे जो मेमोरी लेवल की टीचिंग है उसमें तथ्यों का यानी फैक्ट्स का ज्ञान दिया जाता है, सही है बात? सही है सर। अरे सही है, सही है सर। ज्ञान प्रदान करना, फैक्ट्स का देना, सीखे हुए तथ्यों को याद रखने के लिए स्मृति स्तर में जरूरी है कि बार बार उसका अभ्यास किया जाए। सही है। सही है गलत? सही है सर। सही है सर। सही है। स्मृति स्तर के शिक्षण में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। गलत। गलत है। गलत। मतलब अभी आप बोल सकते हैं, लोग चुपचाप मुंह बना के बैठे हैं, बोलिए, सब लोग बोलिए ना, क्या दिक्कत है? बोध स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि छात्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। गलत है सर। गलत। फिर से सुनिए, फिर से विचार करिए। बोध स्तर के यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग के लिए ये बेहद जरूरी है कि विद्यार्थियों का
आर्थिक माने अवस्था, आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो। गलत नहीं, गलत है सर, गलत है। गलत है सर, गलत है सर। अच्छा गलत है, नहीं मेरा सही है पहले- सर, सही है सही है, गलत है सर। वो होता है ना बौद्ध स्तर में जब एक आपने मिनट एक गलत मिनट, है। रुक जाइए। इस बात से कौन लोग सहमत है कि केवल सहमत वाले बताइएगा, यानी यस वाले बताएंगे कि बौद्ध स्तर की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि छात्र की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। बताएं कौन है इससे सहमत, कौन है, कौन एग्री है इससे? आर्थिक स्थिति अरे एवरेज भी रहेगा तो ठीक है, ये आप उससे आप सहमत हैं इससे? सर मैं भी नहीं, मैं अभी तो पूछ रहा हूँ कि सहमत हैं कि नहीं। सहमत हूँ ना। नहीं मैं तो नहीं हूँ सर। अच्छा आप नहीं है। कोई एक अल्फ्रेड नोबेल कह रही थी कि ये है, अल्फ्रेड नोबेल क्या है आपका पक्ष? बदलना सर, चाहती सही है है। पार्टी? सही है ना? सही है, मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। मजबूत होनी चाहिए। जी सर। मतलब अंबानी का बेटा तो ज्यादा बढ़िया से समझेगा ये सब, मतलब अंडरस्टैंडिंग उस बड़ा तेज तरार होगा वो। जो बड़े घर के बच्चे हैं वो ज्यादा तेज हो जाएंगे इससे। सर पर अपनी आवश्यकताओं का जो सामान है वो तो उपलब्ध करवा पाएंगे ना वो, जो तो जिसके ठीक है, तो मतलब आप भी एकदम जो है ना कि बाल का खाल निकालने लगी। अरे ये गलत है, ये अगर आप सही कह रहे हैं ना तो आपकी बौद्धिक क्षमता पर मुझे संदेह है, ध्यान रखिए। अगर आप इसको भी कह रहे हैं कि ये बात सही है कि बौद्ध स्तर की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि छात्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और इसको कह रहे हैं कि ये सही है, तो आपके बौद्धिक क्षमता पर मुझे संदेह है। तो क्या फर्क पड़ता है? बौद्धिक की आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हुई तभी हम समझ पाएंगे किसी चीज को। छात्रों की बात कर रहा है, जी सर, हर छात्र का अलग अलग लेवल हो सकता है। अलग अलग। हाँ तो ये गलत है, इसको सही मत कहिए। अगला, ये आवश्यक है कि छात्र बुद्धिमान हो। बौद्ध स्तर के शिक्षण में आवश्यक है कि छात्र बुद्धिमान हो। सही है गलत? सही है। बौद्ध स्तर के शिक्षण में आवश्यक है कि छात्र बुद्धिमान हो, ये बिल्कुल सही है। सही है सर। बौद्ध स्तर के शिक्षण में यह आवश्यक है कि स्मृति स्तर की शिक्षा पूरी हो चुकी हो। ये हाँ, सर सही सही है। नहीं सर, सही एक मिनट गलत है सर। हाँ सोनम गलत है। कैसे गलत है सोनम? सर स्मृति स्तर पर जरूरी नहीं है, बच्चा बहुत कुछ बहुत समझ लेता है, लेकिन लाइन बाय लाइन उसको बोलिए कि जैसा हम ये लिखा हुआ वैसे बताइए तो ऐसा नहीं बता सकता, वो अपने समझ के अनुसार बता सकता है। आप हमारा जैसा का बेस तो तैयार हो जाता है ना, बेस मेरा तैयार होने जरूरी है। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है कि स्मृति मतलब बौद्ध स्तर के शिक्षा के लिए जरूरी है कि स्मृति स्तर का शिक्षा पूरी हो गई। तो बिल्कुल सही बात है। हमने कल बोला था ना कि ये छोटे बच्चों के लिए ही है, 5th के नीचे के लिए ही है, उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग लेवल शुरू करते हैं। तो पूरी हो गई तब शुरू किए। भी तो सर है, हैं? स्टेप बाय स्टेप भी तो है। हाँ स्टेप है, मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, तब रिफ्लेक्टिव है। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। अगला, वाद विवाद विचार विमर्श, वाद विवाद विचार विमर्श किस प्रकार के शिक्षण में होता है? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है। वाद विवाद और विमर्श वो रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है। हम लोग क्या सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहां क्या है? ये वाद विवाद ही है लेक्चर। वो वाद विवाद और विमर्श जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में है। अगला, चिंतन स्तर का शिक्षण यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल का टीचिंग समस्या केंद्रित होता है। सही है सर। कोई ऐसा जो कहे कि सही नहीं है, गलत है? नहीं सर। चिंतन स्तर का शिक्षण व्यवस्था का प्रोपोनेंट हर्बर्ट को माना जाता है। गलत है सर। नहीं गलत है, गलत। चिंतन स्तर को मॉरिसन कहते हैं। मॉरिसन जो है
अभी बताए, कुछ मिनट पहले अभी बताए ना कि ये हंट है। हंट कर। हाँ, अभी भी भूल गए, क्या बात है, पुरस्कार देना चाहिए मुझे। अगला, चिंतन स्तर के शिक्षण में आलोचनात्मक क्षमताओं, समालोचनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। सही है सर। सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। सही है। रटने की क्षमता का विकास होता है। गलत है। क्षमता का तो नहीं। अगली बात, ओके ठीक है। ठीक है, हो गया, ये बात हो गई खत्म। चलिए क्वेश्चन निकालिए जो मैं भेजा हूँ व्हाट्सएप पर। सर जी बताएं। वाद विवाद तो सेकंड वाले में भी हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी। विमर्श वगैरह भी का भी बात था ना, तो वाद विवाद और विमर्श, तो एक तरह से विमर्श वाली जो चीजें हैं वो रिफ्लेक्टिव लेवल में होती है, और बेहद सही बात है कि वाद विवाद जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी होता है। तो ऐसे में अगर ए बी दोनों करके दे दे, प्रश्न में दोनों दे दे, तो आपको दोनों लगाना है, ठीक है। आप बहुत बढ़िया सोची और बहुत बढ़िया बोली। आइए वो निकालिए क्वेश्चन जो भेजा हूं ना आज, क्वेश्चन व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजा। सर जी बताएं, बताइए। बताना नहीं है, चलिए अगला, मतलब हम शुरू करते हैं अपनी बात। निकाल लीजिए आप लोग भी, चाहे चलिए हम निकाल रहे हैं। हमारे स्क्रीन को देखते रहिए, खुल रहा है ये, तो जब ये खुल जाएगा ना तो आपको अपना स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, मेरे ही स्क्रीन से काम हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? आप सर अभी तो आप ही दिख रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अभी देखिए, अब बताइए स्क्रीन दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है सर। खुल रहा है, खुल लेने दीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चंस भेजा हूं। देखिए आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को ऑलमोस्ट पूरा कर लिए। नेक्स्ट क्लास में यानी कल से हम लोग रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे। और कौन सा रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग नहीं, हम लोग थोड़ा वो मैथ। बंद करिए माइक, आवाज नहीं आ रही है। माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है जो भी बोल रहा है अभी। सर पहले के भी क्वेश्चन बचे हैं सर अभी। अच्छा ठीक है, उसको भी देख लेंगे हम, बस खुल जाने दीजिए 1 मिनट। देखिए ये खुलने में थोड़ा देर करता है, वो नेटवर्क इशू। हाँ खुल गया ना। आइए, यही है अपना ग्रुप और ये है अपने क्वेश्चंस आज जो भेजा हूं। आज भेजा हूं क्वेश्चंस सबको मिला है ना? यस सर। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़ेगा? पहला क्वेश्चन पढ़ लेगा जो भेजा हूं? है सर। अच्छा मैच करना है, बहुत बढ़िया। मैच करेंगे? कहाँ मैच करना है? जी सर। हाँ यही है ना, यही है ना, बताइए तो। ये है? जी सर। चलिए चलिए अब देखिए मैच किया जाए। पहला है बड़ी समूह विधि, लार्ज ग्रुप मेथड्स। ये किससे मिलेगा इधर? 3 नंबर। 3 नंबर। 3 नंबर, ए का 3। बी है छोटी समूह विधि, ये किससे मिल जाएगा हो जाकर के? सेमिनार पैनल। किसी का बहुत ही नेटवर्क खराब है मत बोलिए भाई, जिसका नेटवर्क ठीक नहीं है। व्यक्तिगत विधि, ये क्या है, किससे मिल जाएगा जाकर? ये मिलेगा 2 नंबर। 2 नंबर।
यानी कि हम ये चारों में कौन सा उत्तर मान लिया जाए? ए नंबर ए का 3, बी का 1 और सी का 2। बहुत बढ़िया। अगला ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक प्रक्रिया से पहले किया जाना चाहिए? कौन सा मूल्यांकन, यानी पढ़ाने से पहले, अनुदेश देने से पहले कौन सा मूल्यांकन होना चाहिए? प्लेसमेंट मूल्यांकन, बी नंबर। प्लेसमेंट, हाँ ठीक है वही बात है, प्लेसमेंट, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है जिसको स्थानन मूल्यांकन या स्थानिक मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश वाले समझिए, पहला को बोलेंगे नैदानिक मूल्यांकन यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, दूसरा को कहेंगे स्थान प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, तीसरा को कहेंगे औपचारिक मूल्यांकन, मतलब कोई ऐसा नहीं। असंक्रांत मूल्यांकन का मतलब होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और एक तरह से औपचारिक कहेंगे तो जो लास्ट में लेना है, मतलब ठीक है, कोई ये नहीं। अगला फॉर्मल इवैल्यूएशन हो जाएगा। हाँ, फॉर्मल इवैल्यूएशन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति में साहित्यिक या ऐतिहासिक कार्यों की नाटकीयता के माध्यम से विषय सिखाना शामिल है? भूमिका निभाना। बी नंबर सर। बी नंबर गलत है। अगला बताइए, कोई और दूसरा। बौद्धिक पर ए नंबर, बौद्धिक स्तर विकास होता है। पैनल चर्चा। और बताएं, पैनल चर्चा भी गलत है। ए बुद्धिशीलता। ए भी गलत है। सेमिनार। वो भी गलत, सेमिनार तो होगा। वो भी गलत है। कहिए कि चारों गलत है। बी नंबर सर। इसका आंसर होगा बी नंबर, जो मैं जानबूझ के बोला कि गलत है। देखना चाहा कि आप अपने पथ से कैसे विचलित हो रहे हैं, और विचलित हो गए। देखिए क्या है ना कि विश्वास भी तो होना चाहिए। जैसे इतिहास नहीं हुए थे, हम लोग चुप हो गए थे, देख रहे थे कौन आंसर होगा। अच्छा चलिए, कई लोग जो है वो चुप नहीं हुए थे, तो ध्यान से समझिए एक बात को। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा ना, तब एग्जाम में क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बार बार मन करेगा कि बदल दें, और बदलने में क्या लगता है, बस एक क्लिक करना है, इधर से उठा के उधर करना है। कोई OMR तो है नहीं कि एक बार रंग दिए तो जो है कि अब नहीं रंगेंगे। क्लिक करना है, आपका मन, आपकी चॉइस है। 3 घंटा में जहां पल्ला बदलना है बदल लीजिए। इसलिए बेहद जरूरी है कि कॉन्फिडेंस भी आए। तो इसका उत्तर रोल प्लेइंग भी ही होगा, और इसका मतलब ये होगा कि जैसे हिस्ट्री वगैरह की हम पढ़ाते हैं, नाटक वगैरह पढ़ाते हैं, तो हम रोल प्ले करा करके जब बच्चों को समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि चंद्रगुप्त नाटक पढ़ रहे हैं, तो नाटक कराइए, किसी को चंद्रगुप्त बनाइए, किसी को सिकंदर बनाइए, ठीक है, उसको से उस तरीके से, तो ये शामिल होता है। तो उसको रोल प्ले टीचिंग मेथड कहते हैं। आइए अगला, हो गया ये तो। फिर अगर ये देखिए, हाँ ये है, बताइए, छात्र का अधिगम काफी हद तक शिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ये बात सही है? छात्र का अधिगम, ये दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना आवाज, ये दिखाई दे रहा है ना मेरा स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। तो छात्र का अधिगम काफी हद तक शिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ये बात सही है। सही है। अगला है, सफल शिक्षक जानते हैं कि छात्र उस पर ध्यान देते हैं जो उसे पढ़ाया जाता है। सही है सर। सर आर सही है, बस ए गलत है। ए गलत है। छात्र का अधिगम, दोनों सही है। दोनों सत्य है सर। ए और आर दोनों सही है। दोनों सही है। व्याख्या भी। और देखा जाए, क्योंकि
सफल शिक्षक जानते हैं कि छात्र उस पर ध्यान देते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। हाँ, व्याख्या भी है, क्योंकि का तो जवाब है ही, क्योंकि का जवाब है यानी व्याख्या भी है, ये व्याख्या भी है। लेकिन सी में तो सर है कि व्याख्या नहीं है। इसका ए आंसर होगा अच्छा, दोनों। लेकिन एक्चुअली ऐसा तो कहीं है नहीं ना कि व्याख्या है। यस सर, सी में तो नहीं सर है। आंसर ए होगा ना, दोनों आंसर सत्य है। हाँ, सुनिए, ऐसा है ना, थोड़ा सा ये गड़बड़ लिख दिया है लिखने वाला, शायद वो होना चाहिए कि दोनों सही है और व्याख्या भी है, तो इसका इस स्थिति में इसका आंसर ए होगा, ठीक ना। दोनों सत्य है लेकिन वो व्याख्या नहीं है, तो आप आगे मत बढ़िए, ठीक है, हो गए, बात खत्म। ला, ये क्या हो गया, ये क्या, हाँ बताइए तो। क्षैतिज शिक्षण में छात्रों को विषय को क्या कह रही हैं आप, बताएं। इसका उत्तर ए नंबर होगा। अच्छा, ध्यान कहाँ है, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग का। ए नंबर उत्तर होगा, दोनों सही है। लिखने में ध्यान है क्या, लिखिए मत, YouTube पर जाएगा, देख लीजिएगा। ये बताइए, क्षैतिज शिक्षण में छात्रों को विषय को विस्तार से पढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। नहीं सर, लिख नहीं रहे हैं, आवाज कट रही है। उत्तर एक नंबर होगा, जिस सवाल का आप उत्तर पूछ रही थी। क्षैतिज शिक्षण में छात्रों के विषय को विस्तार से पढ़ाया जाता है। कहिए कि सर ये तो क्षैतिज शिक्षण तो पढ़ाया ही नहीं है, फिर काहे लाई सब कर रहे हैं आप, बताएं जरा, थोड़ा देखता हूं आप लोग की क्या स्थिति है। क्षैतिज शिक्षण, ऊर्ध्वाधर शिक्षण, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टीचिंग एंड वर्टिकल टीचिंग, हॉरिजॉन्टल टीचिंग एंड वर्टिकल टीचिंग। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज हम पढ़ाएं तभी आप, ये थोड़ा आप भी सोचिए। दोनों सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, क्षैतिज शिक्षण में होता ही है कि थोड़ा डिटेल में जा करके और विस्तार से बात करें, और ऊर्ध्वाधर शिक्षण में चीजों को पॉइंट वाइज हम पूरा करने में लगाते हैं। तो ये दोनों सही है। आगे जरा बताइए तो, निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायता है। दृश्य श्रव्य मतलब दोनों भी है, ऑडियो भी है, विजुअल भी है। प्रोजेक्ट, रेडियो, फिल्म स्ट्रीम, ये सभी सभी। माइक बंद करिए, प्रोजेक्टर माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। कभी नहीं होगा। जिसने भी ओके, माइक सभी लोग बंद कर लीजिए। जिसने भी सभी कहा, हमको उसके विषय मतलब शक है भाई, तू कहाँ है, क्लास में है। रेडियो पर कौन सा फिल्म देखोगी जी, कौन बोला था? प्रोजेक्टर ना, एगो जो सभी बोला है, जरा हमसे बात करे तो। दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायता है तो रेडियो पर क्या देखोगे, बताओ, जो भी बोला है ये बात। ऐसे सवाल को गलत करेंगे तो आपका मालिक पता है कौन है? ईश्वर। ईश्वर मालिक हो जाएंगे। फिर रेडियो पर हम फिल्म देखेंगे, ये पूछ रहा है दृश्य श्रव्य, रटवाया हुई, ये दृश्य भी हो श्रव्य भी हो, तो कौन होगा? ये देखिए, जब रेडियो नहीं होगा तो ये सभी भी नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा। तो अच्छा, प्रोजेक्टर में भी सिर्फ चित्र दिखाई देता है, स्पीकर बोलता है, ये फिल्म स्ट्रिप। अरे एक मिनट, अभी जो ये माइक खोल रहे हैं ना आप, जो भी खोले हैं अभी,
आप बिल्कुल मत खोलिए अपना माइक, बिल्कुल ऑन मत करिए। जो अभी किए उनका माइक इतना डिस्टर्ब है जिसका कि कोई मतलब सीमा ही नहीं, इसलिए मत खोलिए। इसका आंसर फिल्म स्ट्रिप। सर ये फिल्म स्ट्रिप क्या होता है? मैंने कभी नहीं मतलब इसके बारे में सुना। थोड़ा ये गूगल पर डालिएगा, आइए ये देख लेते हैं मूल्यांकन कब कैसे क्या किया जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, प्रतिमान संदर्भित मूल्यांकन। जरा रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है बताएं तो, बताओ स्वाति। रचनात्मक मूल्यांकन एक तरह से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को कहते हैं। तुम किसके तरफ जा रही हो? रचनात्मक मूल्यांकन में कौन सा होगा? सोचिए, पढ़िए, ध्यान से सोचिए, हड़बड़ी नहीं। पूरे पाठ्यक्रम में किया जाता है, किया गया मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन का किससे मैच करेगा? देखिए योगात्मक समेटिव है। पाठ्यक्रम के अंत में किया गया मूल्यांकन। ए नंबर पाठ्यक्रम के अंत में। बिल्कुल सही। तो एक बात देखिए, तीसरा का ए होगा, तीसरा का ए, थर्ड का ए, योगात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ए से जाकर जुड़ जाएगा। तो जरा इस ग्रुप में देखिए तो तीसरा का ए कहाँ है? तीसरा का ए है बी नंबर में और डी नंबर में, है ना? तीसरा का ए बी नंबर में है और डी नंबर में। तो इसका मतलब यह है कि बाकी ओ दोनों खत्म, यानी ए और सी की तरफ आंख उठा के देखेंगे भी नहीं, छोड़ देंगे बिल्कुल उसे। अब हमारा उत्तर या तो मिलेगा बी नंबर में या मिलेगा डी नंबर में। चलिए फिर से, अब हो गया, अब 50% ऐसे ही सवाल सॉल्व हो गया है। योगात्मक मूल्यांकन ये पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है ना, तो ए होगा। तीसरा का क्या होगा? ए, हो ही गया है, तो तीसरा का ए हो। रचनात्मक मूल्यांकन ये पूरे पाठ्यक्रम में किया गया मूल्यांकन। बहुत बढ़िया, यानी ए का हमारा डी होगा। आंसर कौन सा होगा बताइए तो? ए का डी दोनों में है भाई, बी में भी है, डी में भी है, यानी अभी भी क्लियर नहीं हुआ मामला। चलिए, मान संदर्भित मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। मानदंड कोई मानक तय कर लिया, दो का सी हो जाएगा। एकदम सही। देखिए मानक तय कर लिया, यानी विशिष्ट मानक तय कर लिया गया। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का मतलब हुआ विशिष्ट मानक के प्रतिकूल मूल्यांकन। इसका मतलब है कि दूसरा का सी हो जाएगा। दूसरा का सी उत्तर किसमें है? दूसरा का सी उत्तर किसमें है? बी में सर। उत्तर यही, उत्तर हमारा यही होगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में आगे मत बढ़िएगा लोग। जब उत्तर कंफर्म हो गया, इसका समय बचाकर दूसरे सवाल पर दे दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इस तरह के सवालों में कभी कभी एक ही कोई चुन लीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। फिर बाद लो देखिएगा भी मत, विद्वान मत बनिएगा परीक्षा में। एक मिला और एकदम 100% देखे कि एक इसी में मिल रहा है, बाकी किसी में सही नहीं है, तो छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, मतलब वही आंसर होगा। आइए ये देखिए सर, पिछले वाले का कौन सा सही आंसर था? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आंसर देखो, सी होगा, सी होगा ना आंसर जी? कौन सा आंसर? सर बी होगा, बी होगा, बी था, बी था जी, बी। ओके सर। ओके, अगला। अच्छा, ये तो किया नहीं है लेकिन ये सही है, ठीक है ना? शिक्षण की विधि के रूप में मस्तिष्क मानचित्र, माइंड मैपिंग का कंसेप्ट एक होता है। एक मिनट समझ ली, माइंड मैपिंग क्या होता है जरा हम समझा दें। माइंड मैपिंग देखिए क्या चीज है, कुछ नहीं है, दिमाग में फिगर बना लेना होता है, चीजों को एक सीक्वेंस में समझा देना होता है, अपने माइंड में फिट करना बैठा। और टीचिंग कराते समय ये बेहद जरूरी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाने के लिए हम लाइन बाय लाइन रट के थोड़े ना है, और पूरा का पूरा हर चीज आपको याद करके थोड़े ना बता रहे हैं। एक माइंड मैप कर लेते हैं पढ़ाने से पहले। पढ़ाने से पहले एक माइंड मैपिंग कर लेते हैं कि आज कैसे पढ़ाना है, मतलब ये तय कर लेते हैं कि कौन सा कंटेंट होगा और वो कैसे, यानी किसके बाद क्या होना चाहिए। तो एक दिमाग में एक मैप बन जाता है और उसी मैप को हम
यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। हर टीचर ऐसे ही करते हैं। देखिए जो पोथा से पढ़ा रहे हैं, जो आगे किताब लेकर पढ़ा रहे हैं, वो तो अलग बात है, उनके लिए तो माइंड मैपिंग कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखे थे आप, अगर ये देख रहे हैं कि नहीं कोई कुछ चीज आगे नहीं है और वो बोल रहे हैं धारा प्रवाह, इसका मतलब ये है कि वो माइंड मैपिंग करते हैं। और चीजों को याद रखने का सबसे बेहद अच्छा तरीका है, एकदम खूबसूरत तरीका है कि आप सेंट्रल आइडियाज को माइंड मैपिंग करिए। यानी माइंड मैपिंग का मतलब है, मैप माने नक्शा और माइंड माने दिमाग। दिमाग में एक उसका नक्शा बना लीजिए, बात हो गई खत्म। यही है माइंड में। इस व्यवस्था को ये जो माइंड मैपिंग का कंसेप्ट है, ये वर्ष 1960 में यही टोनी बुजान द्वारा विकसित किया गया था। टोनी बुजान माइंड मैपिंग का कंसेप्ट दिए थे, ये नोट कर लीजिएगा। एक बार आप गूगल पर देख भी सकते हैं कि एकदम ये बात सही है, कंफर्म करिए। हमको तो जहां तक लग रहा है कंफर्म ही है। माइंड मैपिंग टीचिंग मेथड, माइंड मैपिंग टीचिंग मेथड, हाँ ठीक है। टोनी बुजान 1916 में माइंड मैपिंग टोनी बुजान ही दिए थे 60 में। माइंड मैपिंग क्या है आप सब समझ गए ना, कि अभी भी दिक्कत है? सर मैं एग्जांपल बताओ। बताएं। जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, तो उसके आपने क्या किया, पहले टीचिंग का कंसेप्ट बताया, उसके बाद टीचिंग का जो मेथड है, कोई मतलब सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इवैल्यूएशन क्या है, ये ऐसे एक एक करके जो बता रहे हैं, संपूर्ण हो जाए तो एक मैपिंग का एक तरह होता है। वही हर देखिए एक टॉपिक लेवल पर भी काम करता है कि पूरा देखिए नीचे दिया है मस्तिष्क मानचित्रण कार्यों, शब्दों, अवधारणाओं अथवा इससे संबंधित वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक डायग्राम नहीं है और इसे एक केंद्रीय अवधारणा अथवा विषय के चरों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ये तो गलत लग रहा है। मस्तिष्क चित्रण कार्यों, शब्दों, अवधारणाओं अथवा संबंधित वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक डायग्राम है, मतलब वो माइंड के अंदर डायग्राम है, नॉट कि वो पूरी तरह का डायग्राम है और नहीं है, और इसे केंद्रीय अवधारणा अथवा विषय के चारों ओर व्यवस्थित किया जाता है। हाँ ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है, यानी डायग्राम है बट वो ये वाला डायग्राम है, माइंड में डायग्राम है, ठीक है ना। तो अवधारणा, हाँ ये मुझे लग रहा है सही है, क्योंकि डायग्राम डायरेक्टली बनाते नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में क्या पता लिखा हो डायग्राम नहीं है और वही मैं कह रहा हूँ व्यवस्थित करता है। यही मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट डायग्राम नहीं है वो, लेकिन आपके विचारों को वह एक डायग्राम के रूप में व्यवस्थित करता है। सर इस हिसाब से तो ए नंबर सही हो जाना है। ए भी सही है, आर भी सही है। ऐसे एग्जाम में कैसे समझ में आएगा सर? एग्जाम में कैसे समझ में आएगा, ये तो याद करना होगा कि माइंड मैपिंग का कंसेप्ट किसने दिया था, और ये समझिए नहीं दोनों अगर लग रहा है सही है तो फिर कैसे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? तो यही कंफ्यूज के लिए ही तो हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। ट्रेनिंग काहे ला ले रहे हैं? ये ट्रेनिंग जो चल रहा है ये किस बात के लिए है? इसकी तैयारी क्रिकेट खेलने के दौरान थोड़े करेंगे हम। यही तो हम कर रहे हैं अभी इतना देर से कि समझिए चीजों को। यहाँ पर क्या बताएं नीलिमा? माइक ऑन करके बोलिए। मतलब जी माइंड में मैपिंग करते हैं सर, ऐसे डायग्राम तो नहीं है, तो उस हिसाब से तो पहला वाला सही हुआ ना सर। तो फिर दूसरा हम लोग कैसे किस हिसाब से अगर सच सही ट्रू करेंगे, वो बात बोल रहे। पहला तो ये है ना कि टोनी ने दिया था, तो हाँ तो सही है, ए नंबर सही है। दूसरा कह रहा है कि यह एक वो वाला डायग्राम नहीं है जो आप फिगर वगैरह बना लेते हैं, यह एक माइंड का विचारों का डायग्राम है जो दिमाग मस्तिष्क में बनाते हैं। तो ये बात तो सही कह रहा है। पूरा सेंटेंस पढ़ने, पूरा सेंटेंस क्या ये बताएं? नहीं तो उस आधार पे तो पहला वाला आंसर ही करेक्ट होना चाहिए, तो दोनों सही है। ठीक है। मतलब नहीं समझा कि आप कहना क्या चाह रही हैं।
नहीं सर, लग रहा था कि मतलब उस आधार पे जिस तरह से दिया गया क्वेश्चन कि ये डायग्राम, हम लोग डायग्राम ड्रॉ तो नहीं कर रहे, माइंड में मैपिंग कर रहे, तो उस आधार पे पहला वाला ही आंसर सही हुआ। लेकिन आप बोल रहे थे कि नहीं ये डायग्राम नहीं है, तो देखते हुए दूसरा सही है क्या? पहला सही होगा या दूसरा? पहला मतलब एक मिनट, पहला से आपका क्या कंसेप्ट है बताइए? तो पहला मतलब क्या? ए नंबर अभिकथन। सर ये ऑप्शन ए की बात कर रही है आंसर में। अभिकथन और कारण सही, दोनों ही सही है, ये बात सही है सर, पहला आंसर। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कुछ दूसरा कह रहा हूं क्या? मैं कह रहा हूं कि ए भी सही है और आर भी सही है। ए मतलब अभिकथन, आर मतलब रीजन। और अब आप ऑप्शन पर अब आइए, अब ऑप्शन पर आइए। दोनों अभिकथन ए और कारण सही है। जी सर, जी। मतलब आगे आप थोड़ा सा आगे हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। आवाज ऊंची हो जाए तो बुरा मत मानिएगा नीलिमा। बात नहीं, कोई बात नहीं सर। आइए देखिए, निम्नलिखित में से ये सूची दी गई है। शिक्षण व्यवहारों की पहचान कीजिए जिन्हें प्रभाविता की दृष्टि से सहायक समझा जाता है। पहला है पाठ की स्पष्टता, बिल्कुल होगा। अन्वेषी प्रश्न, बिल्कुल होगा। शिक्षक कार्य अभिमुखता, सही होगा। छात्र की सफलता की दर, सही होगा। अनुदेशात्मक विविधता, सही होगा। छात्रों के विचारों का उपयोग, सही होगा। सब सही है। ये सारे ऐसे गुण हैं जो टीचिंग को पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं। ये सारे ऐसे गुण हैं जो टीचिंग को पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं। अगला, व्यवस्थित करिए, अधिगम के स्तर को व्यवस्थित करिए। कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले चिंतन करते हैं कि सुनते हैं? सुनना। पहले सुनते हैं। तो यानी दूसरा नंबर 1 पर होगा। तो देखिए जरा सजाइए तो इसमें। हो गया सर, ये पहले वाले में ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर। तो ऐसे में बाकी सबको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। सुन लिए कि पहला ये है तो बस हो गया। अरे पहला इसी में ए नंबर, मार के निकलो आगे। ऐसे ऐसे सवालों से समय बचा करके जो कठिन है उसको किया जाता है। एक कार्यशाला का मतलब होता है, क्या होता है? अनुभव प्राप्त करना, विद्वतापूर्ण व्याख्यान सुनना, बातचीत के साथ सीखना, किसी से अपने काम पर चर्चा करना। सर बातचीत से सीखना। उत्तर क्या लग रहा है आपको? अनुभव प्राप्त करना, विद्वतापूर्ण व्याख्यान सुनना, बातचीत के साथ सीखना, किसी से अपने काम पर चर्चा करना। बताएं। सर सी लग रहा। अगर तुम्हारे भाई को कुछ नहीं कहा है तो फिर भाई मेरे पास क्यों है? माइक, अच्छा एक मिनट, माइक जो खोल रहा है उधर बात करने के लिए। अरे ये तो बड़ा भाई आप लोग अजीब कर रहे हैं। कौन माइक खोल के उधर घर में बात कर ले रहा है, कौन इधर कर रहा है। कार्यशाला का मतलब होता है एक्सपीरियंस से सीखो, करके सीखो यार। अनुभव से प्राप्त करना। एक्सपीरियंस सीख लिया जाता है कार्यशाला में। बड़े बड़े लेक्चर नहीं होते। ए उत्तर होगा इसका, अनुभव प्राप्त करना। चलो, बुद्धिशीलता को एक विधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? सबसे हटकर सोच, सुसंगत सोच, पसंदीदा क्षेत्र के नए विचार उत्पन्न करना, गंभीर सोच। किस रूप में? बुद्धिशील। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है आप लोग को मालूम है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है मालूम है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि। हाँ तो मतलब क्या है? मतलब ब्रेन बुद्धिशीलता को ब्रेन क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रीमिंग, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, हाँ ब्रेन स्ट्रॉमिंग। क्या है ये? ऑप्शन डी। मतलब कोई भी चीज के बारे में जो दिमाग में एकाएक जो कोई चीज कॉन्सेप्ट बन जाता है, कोई आंसर एकाएक हम जो जान जाते हो, जब याद नहीं रहता है फिर भी जब कोई पूछता है तो एकाएक हमको याद आ जाता है। ना 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 ना, वो नहीं है। ठीक है, में अपना इंफॉर्मेशन देना, उसके बाद शेयर करना। किसी गंभीर विषय पर आइडिया। अरे रुक जाओ भाई। आइडिया ओपिनियन शेयर नहीं,
किसी गंभीर विषय पर चिंतन विचार मग्न करना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एकाग्र होकर के विषय पर चिंतन करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग होए तो नए विचार करना, गंभीर चिंतन सोच है ये, इसलिए ये आंसर है गंभीर सोच, इसलिए ये सबसे हटकर है। गंभीर सोच ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है, यानी सीरियस थिंकिंग हम करते हैं। थोड़ा सा माइक बंद, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में जरा पढ़ लीजिएगा लोग इंटरनेट पर। अगला जरा ये देखिए तो, हाँ, एमएससी में अध्ययन करने वाले एबीसी ने बीसीएस प्रणाली के तहत भाषा विभाग से आधुनिक भारतीय साहित्य का अध्ययन करने के लिए चुना है, तो कौन सा पाठ्यक्रम होगा? मुख्य पाठ्यक्रम, वैकल्पिक पाठ्यक्रम, बुनियादी पाठ्यक्रम, क्या होगा? वैकल्पिक पाठ्यक्रम। वैकल्पिक पाठ्यक्रम। ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, हो जाएगा ना? फर्स्ट होगा कि चयनात्मक होगा? चुनना है तो चयनात्मक होगा कि ऑप्शनल होगा? चयनात्मक होगा। चयनात्मक होगा, बिल्कुल। देखो एमएससी करने वाला है लेकिन ये पढ़ रहा है क्या? आपको एक तरह से पढ़ रहा है लिटरेचर, मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री लिटरेचर, तो ये पाठ्यक्रम चयनात्मक है, उसके चयन पर डिपेंड है। अगला, प्रोजेक्ट पद्धति का उपयोग छात्र की वैचारिक बोध को जानने के लिए किया जाना चाहिए। बात तो सही है, प्रोजेक्ट मेथड स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, उसके वैचारिक को जानने के लिए किया ही जाना चाहिए। जब छात्र निष्क्रिय हो तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। ये क्या बात हो गई? जब छात्र निष्क्रिय हो तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। केवल एक सही है। लेकिन जब निष्क्रिय हो तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा तो वो कैसे कर पाएंगे? केवल एक ही सही लग रहा है। कहिए कि सर आप फाइनल बोलिए कि लग रहा है कि मैंने सही है। जब छात्र निष्क्रिय होते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। मुझे सही, तो वो बहुविकल्पी भी कहाँ सोच पाएंगे कि कौन सा विकल्प उचित है उनका? सही लग रहा है इस परिप्रेक्ष्य में। एक मिनट, सही लग रहा है अब। एक मिनट। अच्छा, अब सही लगने लगा, मतलब आप पहले ठीक नहीं लग रहा था। सुनिए, इस परिप्रेक्ष्य में हमेशा सही ही बोले। नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में ये सही हो सकता है। जैसे कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव प्रश्न दे रहे हैं और बहुविकल्पीय दे रहे हैं, तो जब थोड़ा सा निष्क्रिय है, ज्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, तो ऑप्शन टाइप का क्वेश्चंस दीजिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में, इसी परिप्रेक्ष्य में बोल रही है ना सुषमा? जी सर, अगर वो निष्क्रिय है तो बहुविकल्प होगा तो वो अपने दिमाग को मतलब एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा वो भी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, और आपने अच्छा सोचा, मैं भी इसी पर सोच रहा था। तो खैर, ये भी सही है, वो भी सही है, तो हो गई बात खत्म यहीं पर आज। तो आज की कक्षा में आप लोग कुछ सवाल सॉल्व किए, और एक बात बताऊं, छोड़िएगा मत, अभी देखिए लोग भागने लगे। क्या बात है, 26 लोग अभी तक बचे हैं मुझे लेकर, यानी 25 लोग, बाकी सब लोग भाग गए, निकल गए समय मिलते ही। अरे जीवन में क्या सबको निकलना है, इतना देर क्यों? इतना मतलब हड़बड़ी क्या है? थोड़ा देर और नहीं रुक जाते? सुनिए एक बात, ये सारे सवाल परीक्षा का है, एग्जाम का है, एक भी मेरा बनाया हुआ नहीं था। मतलब जो मैं मौखिक रूप से बोल रहा था वो मेरा बनाया हुआ था, मैं टेस्ट वोस्ट लेने के लिए बनाया था बच्चों का, बेसिक्स ठीक करने के लिए, यानी उन प्रश्नों को करने के बाद ये वाला करें। लेकिन जो मैं आज भेजा हूं ये सब परीक्षा के है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मेरा कोई सहयोग नहीं। मतलब मैं ये था कि कहीं से उठा करके स्क्रीनशॉट ले करके आपको दे दिया, सॉल्व करके दे दिया। अगर ये आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और मेरे शिक्षण से आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो आप यूं समझे कि अच्छा है।
मतलब ठीक ठाक हम लोग जो पढ़ रहे हैं और इसके पढ़ने के बाद जो सवाल सॉल्व कर दे रहे हैं और उसमें आपको सवाल समझ में आ जा रहा है, तो इसका ये प्रमाण है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक चल रहा है। अभ्यास की जरूरत है, खूब से खूब प्रश्नों का अभ्यास करिए, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए। और जो केवीएस मदान की किताब है, देखिए ये वाली किताब मैं रखा भी हूँ इधर, बड़ा नीचे चला गया, हाँ ये वाली किताब है, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है। इस किताब को लेकर के इसके हर सेक्टर के बाद 2-2, 250-250 क्वेश्चंस है इसमें, दिख रहा होगा, लिखा है यहाँ पर ना, केबीएस मदान अंशु बाला मदान, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, शोध अभियोग्यता, पियर्सन की है पब्लिकेशन की। इस किताब मेरे पास ये वाली है। अरे रुको, बोलने दो ना भाई, गजब नौटंकी है, रुक जा। वो है चाहे ये है, दोनों एक ही है, मदान की वो भी है, ये भी है। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि हर सेक्टर के बाद, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आप इसमें देखेंगे ना, उसके बाद 200-250 क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस एकदम बेसिक्स है, एकदम बेसिक, यानी कि आपके मस्तिष्क को तरासेगा वो क्वेश्चन, तैयार करेगा हाई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, अगर आप इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहते हैं जीवन में, और जो आप सोचे हैं, देखिए मुझे लगता है कि सब लोग सीरियस है तभी आप रेगुलर है ना, सब लोग सीरियस है तभी आप रेगुलर है, बाकी तो ग्रुप में 100 लोग हैं, 100 से ज्यादा है, जुड़ते नहीं हैं लोग। तो जो लोग नहीं जुड़ते हैं वो उसमें सीरियसनेस का अभाव, तो मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। जो लोग सीरियस है मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप डेली आ रहे हैं तो ये क्लास जब मतलब नेट का जब एग्जाम हो तो लगे कि हमारा मेहनत और आपकी इंटीग्रिटी और आपकी मेहनत कुछ रंग लाया। इसके लिए क्या जरूरी है, मैं मेहनत करूं केवल, मैं तो अपना बहुमूल्य समय पीएचडी के दौरान, थीसिस लिखने के दौरान मैं समय दे रहा हूं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कीमती समय मेरा जीवन का कुछ भी नहीं होगा, जिस दौरान मैं थीसिस लिख रहा हूं और उस दौरान जीवन से निकाल करके 1-1.5 घंटे का समय दे रहा हूं, और स्क्रीनशॉट लेने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में जो समय जाता है वो अलग जाता है। तो ये 2 घंटा मैं काट करके दे रहा हूं, जो ये दोनों मतलब अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो मैं कोचिंग में जाकर पढ़ाता तो इस 2 घंटे की कीमत होती लगभग 700-800 रुपया। अब जाकर अब तो 1000 भी अब डिमांड कर सकता था। बेरोजगारी में 600 ले लेता था, मतलब 300-400 ले लेता था 1 घंटे की। तो कुल मिलाकर कि अगर मैं रोज इतना समय दे रहा हूं, इसका मतलब यह है कि सिर्फ जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपसे मैं फिर कहता हूं कि केवीएस मदान की किताब में जो पीछे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिए। जो गलत हो रहा है वो देखिए कि क्यों गलत हो रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ये तरीका है पढ़ने का, तैयारी करने का। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो फिर मतलब ठीक है, ईश्वर सबका मालिक है, आपका भी है। हो गया, मुझे यही कहना है और आज की पढ़ाई यही हो गई, फिनिश। शुभ रात्रि। आप बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से समय दें। एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछना था। हो गई अब बात। आप